आइए दोस्तों, फिर राजनीति विज्ञान में शक्ति के साथ जुड़े, क्योंकि शक्ति में एक दो टॉपिक बच रहे हैं। फिर हम सत्ता में चले जाएंगे और सत्ता से वेदता में होते हुए बाहर निकल जाएंगे इस लेसन से। अगला जो अपना शक्ति, सत्ता और वेदता, यह पार्ट 12वां है। टॉपिक चल रहा था अपना शक्ति, और शक्ति के टॉपिक में अगला टॉपिक था शक्ति की संरचना। शक्ति की संरचना किसे कहते हैं, कितने भागों में इसको स्पष्ट किया है? तो शक्ति की संरचना को चार सिद्धांतों में विभाजित किया गया है। इसके संरचना के चार सिद्धांत दिए हैं, और उन चार सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, शायद मेरे कहने की जरूरत न पड़े, क्योंकि वर्ग प्रभुत्व का नाम जहां आता है वर्ग बनना, और वो भी समाज में, तो समाज में वर्ग बनने का सिद्धांत तो केवल एक ही है। कौन सा? कार्ल मार्क्स का। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, इसी सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। हमने अभी पहले वाले वीडियो में देखा था शक्ति के रूप। कितने रूप बताए थे मैंने? 3 रूप। पहला राजनीतिक शक्ति था, दूसरा आर्थिक शक्ति था, और तीसरा विचारधारात्मक शक्ति था। उसमें हमने जो दूसरा टॉपिक था, दूसरा जो रूप था, कौन सा? आर्थिक। उसमें इस चीज को हम स्पष्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर यह टॉपिक है जो शक्ति की संरचना का पहला सिद्धांत है, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, वो यही बात कहता है कि समाज में वो 2 वर्ग है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व का मतलब कि समाज का एक वर्ग जो प्रभावशाली है, जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, वो दूसरे वर्ग जो श्रमिक वर्ग है, उस वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य जमाता है। समाज 2 वर्गों में विभाजित होता है, या समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। अब यहां ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जो पूंजीपति होगा वो श्रमिकों का शोषण करेगा, वो तानाशाह रवैया अपनाएगा, और जब श्रमिकों का शोषण होगा तो श्रमिक क्या करेंगे? संगठित होंगे, संघ बनाएंगे, और संघ बना करके पूंजीपतियों का विरोध करेंगे, और पूंजीपतियों का विरोध होगा तो एक सर्वहारा समाज का गठन होगा, जिसमें न पूंजीपति होगा न श्रमिक होगा। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत तो केवल यही बात कहता है। पहले तो अपने ध्यान में ये चीज होनी चाहिए कि वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। वर्ग प्रभुत्व, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के ऊपर प्रभुत्व होना, अपना आधिपत्य जमाना, और ये कार्ल मार्क्स इसका प्रतिपादन करता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स तो 2 ही वर्ग मानता है समाज में, और एक वर्ग को वो शासक मानता है तो दूसरे वर्ग को वो शासित मानता है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने ये कहा है कि समाज में शासन की जो शक्तियां हैं, वो शासन की शक्तियां पूंजीपति के हाथ में होंगी, और शासन का संचालन पूंजीपति करेंगे, श्रमिकों के लिए करेंगे, और श्रमिकों का शोषण करेंगे। तो जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है वो केवल इसी बात का प्रतिपादन करता है। दूसरा, आर्थिक रूप से ताकतवर, इसमें जो दूसरा है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत।
इसी को एक दूसरे नाम से और जाना गया है, बुक के माध्यम में से बता रहा हूँ। उसमें दे रखा है कि एक होता है बुजुर्गा वर्ग और एक होता है सर्वहारा वर्ग। इसी का दूसरा नाम है अथवा बुजुर्गा वर्ग, बुजुर्गा वर्ग, और एक है सर्वहारा वर्ग। इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। अगला है, इसमें मार्क्स ने एक कोटेशन और की है, वो कोटेशन और आप नोट कर सकते हो कि मार्क्स ने इस वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में स्पष्ट किया है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कार्ल मार्क्स ने वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में इसको स्पष्ट किया है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत नंबर 2। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत नंबर 2, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसमें समाज को दो भागों में बांटा। इसमें समाज को दो भागों में बांटा है, एक विशिष्ट वर्गीय समाज, एक विशिष्ट वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग। एक विशिष्ट वर्ग और दूसरा सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग के पास वही शासन करने की शक्तियां होंगी, शासन करने का अधिकार होगा। इसमें जो विशिष्ट वर्ग है और जो सामान्य वर्ग है उसमें संपत्ति, यानी यहाँ जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में जो समाज के दो भाग हुए हैं वो समाज के दो भाग आर्थिक आधार पर नहीं किए गए हैं। आर्थिक आधार समाज का विभाजन नहीं करता है। यहाँ जो समाज का विभाजन हुआ है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में, वो यहाँ तो वर्ग पर बोलते सिद्धांत में तो वर्ग बना है संपत्ति को लेकर के, पूंजी को लेकर के, उद्योग धंधों को लेकर के, लेकिन विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में समाज तो दो भागों में बट गया, एक विशिष्ट वर्गीय समाज है और दूसरा सामान्य वर्गीय समाज है। लेकिन इन दोनों का जो आधार बना है वो आर्थिक आधार से नहीं बना है, तो वो फिर किससे बना है? वो कुशलता, यानी जो समाज बना है कुशलता, दक्षता, क्षमता, कुशलता, दक्षता, सक्षमता, इसी के आधार पर बुद्धिमत्ता, प्रबंधन आदि को आधार माना है। आदि के आधार पर समाज का विभाजन किया गया है। आदि के आधार पर समाज का विभाजन किया गया है। अब इसमें जैसे हमें बात करें तो आपके राजनेता हैं जो विशिष्ट वर्ग में आते हैं, जैसे राजनेता, वकील, अध्यापक, इसी के अतिरिक्त उद्योगपति और भी कई विशिष्ट प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विशेष क्वालिटी रखते, विशेष योग्यता रखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ तो जिस समाज का गठन हुआ है उसका आधार था आर्थिक पक्ष, यानी वर्ग प्रभुत्व में जो समाज बना है वो आर्थिक आधार पे बना है, और आर्थिक आधार में एक पूंजीपति था और दूसरा श्रमिक था।
यहाँ जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उसमें जो समाज बना है, समाज के जो भाग बने हैं वो विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग दो भाग बन गए, लेकिन इनका आधार आर्थिक नहीं था, इनका आधार बुद्धिमत्ता थी, इनका आधार कुशलता थी, दक्षता थी, सक्षमता थी, प्रबंधन व्यवस्था थी। इन सब चीजों को लेकर के फिर समाज का एक अलग वर्ग बना है। जैसे राजनेता है, वकील है, शिक्षक हैं, उद्योगपति हैं, ये सारे उस वर्ग में आते हैं। इसी को लेकर के जैसे 3 उदाहरण दिए हैं। एक विल्फ्रेड पेरेटो है, विल्फ्रेड पेरेटो है, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी। विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था द माइंड एंड सोसाइटी। गीतानो मोस्का द रूलिंग क्लास, दूसरा गीतानो मोस्का की जो पुस्तक थी द रूलिंग क्लास। तीसरा इसी में रॉबर्ट मिशेल्स जिसकी पुस्तक थी पॉलिटिकल पार्टीज। अब इन विद्वानों ने अपने पुस्तकों में विल्फ्रेड पेरेटो द माइंड एंड सोसाइटी विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में है, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत में एक कोटेशन थी कार्ल मार्क्स की कि अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दूसरा जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, उस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में ये बात कही गई है कि इसमें समाज का विभाजन तो हुआ है, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो हम ऑनलाइन क्लास के जरिए क्लियर कर सकते हैं, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत में तो आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग के ऊपर आधिपत्य, और इसमें जो वर्ग बनेंगे उसका आधार आर्थिक होगा, आर्थिक पक्ष को लेकर के वर्ग बनेंगे। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में समाज का बंटवारा तो होगा लेकिन उसका आधार आर्थिक पक्ष नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? उसका आधार होगा विशेष योग्यता, विशेष दक्षता, विशेष क्वालिटी, विशेष क्षमता, और उसी के आधार पर जैसे अपने समाज में राजनेता हैं, वकील हैं, विशिष्ट जो अध्यापक वगैरह हैं, इनके आधार पर जो उद्योगपति हैं, इनके आधार पर समाज बनेगा और उस समाज का संचालन वो लोग करेंगे। जैसे इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में विल्फ्रेड पेरेटो ने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में इस प्रकार के समाज का उल्लेख किया है, जो विशेष योग्यता रखने वाले लोगों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। गीतानो मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में इस बात का उल्लेख किया है। रॉबर्ट मिशेल्स जिसकी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में भी इस प्रकार के समाज की व्याख्या की है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं उन्होंने भी इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का जिक्र अपनी पुस्तकों के माध्यम से किया है। नंबर 3 है नारीवादी आंदोलन, अपने अधिकारों की मांग को लेकर के। नंबर 3 शक्ति की संरचना का जो तीसरा भाग है वो है नारीवादी, तीसरा भाग है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत सामान्य सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि समाज में महिलाओं की स्थिति, अब जहां वाद शब्द आता है वहां एक समूह बनता है और उस समूह में अगर कहीं पर अपने अधिकारों का हनन हो रहा है, आप नारीवादी सिद्धांत पर विचार करके देख लो कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसी कोटेशन हम भारतीय धर्म ग्रंथों में भी पढ़ते हुए आए हैं। स्पष्ट यह है कि इन जैसा लिखा गया है वैसा अधिकार नहीं मिला है।
जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा लिखा गया है धर्म ग्रंथों में। लेकिन क्या समाज में वो परिपाटी नहीं चल रही है, क्योंकि समाज में इन नारियों का शोषण हो रहा है। और जब नारियों का शोषण अधिक होने लग गया तो महिलाओं ने अपने संगठन बनाए। महिलाओं ने अपने संगठन बनाए, अपने समूह बनाए और अपने संगठनों के माध्यम से अधिकारों की मांग शुरू की। क्योंकि अपने समाज पुरुष प्रधान समाज है, पितृ प्रधान समाज है, और जहाँ पुरुष प्रधान पितृ प्रधान समाज होते हैं वहां पर पुरुषों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, स्त्रियों को कोई प्राथमिकता नहीं मिलती है, स्त्रियों के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं ने अपने संगठन बनाए और जो पुरुष प्रधान समाज थे वहां पर पुरुषों के बराबर अधिकारों की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू किया। और आज वर्तमान में अगर हम देखें तो महिलाएं पुरुषों के बराबर अधिकार में हैं। हर क्षेत्र में जहां पुरुष अपना एकाधिकार मानते थे वहां आज महिलाएं 50% पुरुषों के बराबर काम कर रही है। इसलिए जो चौथा टॉपिक है वो नारीवादी आंदोलन से संबंधित है, अपना संगठन बनाना और अपने अधिकारों की मांग करना। नंबर 4 है बहुलवादी सिद्धांत। अंतिम जो शक्ति की संरचना का चौथा टॉपिक है बहुलवादी सिद्धांत, जो इन सारी विचारधाराओं से हटकर है। नंबर 4 बहुलवादी सिद्धांत। तीनों सिद्धांत समान है और चौथा सिद्धांत अलग है। देख लो आप, यहाँ पर एक वर्ग ने क्या किया, दूसरे का शोषण किया, संपत्ति को आधार मान लिया, एक वर्ग बन गया, और जो दूसरा वर्ग था जिसमें संपत्तिहीन था, श्रमिक था, उसका शोषण किया है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, वही वर्ग की बात यहाँ आती है। एक विशिष्ट वर्ग बना जिसमें संपत्ति का आधार तो नहीं था लेकिन सक्षमता का आधार था, बुद्धिमत्ता का आधार था, कौशलता का आधार था, ज्ञान का आधार था। एक वर्ग बना, दूसरे सामान्य वर्ग के ऊपर शासन किया। नारीवादी सिद्धांत, एक अलग से संगठन बना क्योंकि अधिकार नहीं थे, अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, और जब अधिकारों से वंचित किया तो अपना संघ बना लिया और संघ बना करके अधिकारों की मांग की। तो तीनों में आंदोलन हुआ है, तीनों में एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का विरोध किया है, और ये तीनों सेम सिद्धांत है। जो बहुलवादी सिद्धांत है वो इन तीनों सिद्धांतों से हट करके है, क्योंकि ये किसी एक वर्ग पर आधारित सिद्धांत नहीं है, किसी एक वर्ग पर आधारित सिद्धांत नहीं है। ये बहुलवादी सिद्धांत है जिसमें सबका साथ और सबका विकास इसमें निर्धारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधनों का संचालन समाज के द्वारा किया जाना आवश्यक है, किया जाना चाहिए। यानी बहुलवादी सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें सबकी भूमिका है। बहुलवादी सिद्धांत यह कहता है कि सबका साथ सबका विकास, यानी कहने का मतलब अगर एक व्यक्ति भी उत्पादन के साधन से वंचित रहता है तो संपूर्ण समाज को वंचित माना जाता है, और उसी स्थिति को लेकर के उत्पादन के साधनों का जो संचालन है वो समाज के हाथों में सौंप दिया गया, उसका संचालन समाज के द्वारा किया जाएगा। और जो व्यक्ति, यानी कहने का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति समाज में न हो जिसके पास उत्पादन के साधन उपलब्ध नहीं हो। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों ये शक्ति की संरचना के 4 सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिए हैं। धन्यवाद।